महत्वपूर्ण नीतियां हैं वो हैं डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजीज अर्थात जनतांत्रिक शिक्षण नीतियां। इसमें आप कई नीतियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे टीम टीचिंग है, ग्रुप डिस्कशन है, पैनल डिस्कशन है, CAI अर्थात कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ह्यूरिस्टिक अप्रोच है, प्रोजेक्ट है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, एटसेट्रा। इन सब में कहीं ना कहीं अधिक महत्व दिया गया है विद्यार्थी को, इसीलिए इनको स्टूडेंट सेंटर्ड स्ट्रेटजीज भी कहा जाता है। हम पहली जो विधि है, पहली जो नीति है उसके बारे में आपको बताएं, और ये है ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी। इसको हिंदी में बोलते हैं अन्वेषण नीति या अन्वेषण व्यूह रचना। इसका विकास करने वाले थे प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ह्यूरिस्टिक जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड ह्यूरिस्को से बना है, और इसका अर्थ होता है आई डिस्कवर अर्थात मैं खोजता हूं। इस नीति में छात्र स्वयं खोज करके सीखते हैं। शिक्षक का कार्य केवल एक पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक का होता है। इस नीति में छात्र एक अन्वेषणकर्ता की भांति कार्य करता है, अर्थात स्टूडेंट वर्क्स एज ए रिसर्चर। आर्मस्ट्रॉन्ग ये कहते हैं कि किसी भी विषय को सीखने की प्रक्रिया ही अन्वेषण है, और छात्रों को विषय संबंधी तथ्यों और सिद्धांतों की खोज स्वयं करनी चाहिए। अन्वेषण नीति की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये विद्यार्थियों में साइंटिफिक फीलिंग डेवलप करती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है, विद्यार्थियों को एग्जैक्ट बनाती है अर्थात सत्य के निकट पहुंचाती है। इससे स्टूडेंट में परिश्रम करने की क्षमता और रुचि का विकास होता है। इसके अलावा ये विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, क्रियाशीलता और आत्मनिर्भरता बढ़ाती है। इस विधि से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, और साथ में इसमें नो नीड ऑफ होमवर्क अर्थात इसमें किसी प्रकार के गृह कार्य की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। तो इस विधि में विद्यार्थी एक अन्वेषणकर्ता के रूप में कार्य करते हुए अपने जो सब्जेक्ट मैटर है उसको सीखता है, अर्थात इससे स्वयं में आत्मविश्वास जागृत होता है कि मैं कुछ कर सकता हूं। और जब विद्यार्थियों में यह भावना जागृत होती है तो आगे से आगे वो समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित होते हैं। अगला हमारा स्ट्रेटजी है प्रोजेक्ट मेथड अर्थात प्रायोजना नीति। इस नीति को जन्म देने वाले हैं W.H. किलपैट्रिक, जो प्रसिद्ध मनोविज्ञानी जॉन डीवी के शिष्य थे। इनके अनुसार प्रायोजना वह कार्य है जिसमें पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। इस विधि में छात्रों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत की जाती है और छात्र उसका हल निकालने में लगे रहते हैं और इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। इसके प्रमुख सिद्धांतों की बात करें, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी, तो इसमें प्रमुख सिद्धांत हैं इसके। पहला है सौदेश्यता का सिद्धांत, पर्पसिवनेस। दूसरा है क्रियाशीलता का सिद्धांत। तीसरा है वास्तविकता का सिद्धांत। चौथा है उपयोगिता का सिद्धांत। पांचवा है स्वतंत्रता का सिद्धांत, और अंतिम है सामाजिक विकास का सिद्धांत। इन सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए इस विधि में आगे बढ़ा जाता है। अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें, इसमें प्रमुख रूप से 4 चरणों में ये विधि संपन्न की जाती है। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, प्रायोजना का चयन किया जाता है। प्रायोजना का चयन आमतौर पर विद्यार्थी शिक्षक की सहायता से करते हैं। हालांकि शिक्षक का यह दायित्व बनता है कि वो विद्यार्थियों को स्वयं प्रेरित करे कि वो प्रायोजना का चयन करें, अर्थात अलग अलग प्रायोजना चुनकर लाएं। जो विद्यार्थी अलग अलग प्रायोजना लाते हैं, शिक्षक को उनके सबके साथ बैठकर डिस्कस करना चाहिए, और जो महत्व की प्रायोजनाएं हैं उनको विद्यार्थियों को समक्ष चयन कर लेना चाहिए। तो प्रायोजना का चयन शिक्षक विद्यार्थियों के सहयोग से करता है, अर्थात पूरी तरह से यहाँ पर विद्यार्थी उस चयन में इन्वॉल्व रहते हैं। दूसरा है रूपरेखा तैयार करना, प्रिपेयर डिजाइन। इसमें पूरे प्रोजेक्ट को कैसे संपन्न किया जाना है उसकी एक रूपरेखा तैयार की जाती है, और यह रूपरेखा भी विद्यार्थियों के सहयोग से तैयार की जाती है। इसमें विद्यार्थियों को यह स्वतंत्रता होती है कि वो रूपरेखा बनाने में अपना योगदान दें, खुद वो ये बताएं कि इस योजना को किस प्रकार से आप पूरा करेंगे। और जब विद्यार्थी रूपरेखा तैयार करते हैं तो शिक्षक उस रूपरेखा में आवश्यक संशोधन करके उसको फाइनल कर देता है। इस प्रकार से हमारा यह प्रोजेक्ट कार्य संपन्न किया जाएगा। तीसरा है एग्जीक्यूशन, अर्थात उसका क्रियान्वयन। अब इस चरण में जो रूपरेखा तैयार की है, जो छात्र ग्रुप बनाए जाते हैं, अलग अलग ग्रुप बनाए जाते हैं, इसमें
अलग अलग ग्रुप को अलग अलग कार्य दे दिया जाता है और उस चरण में जो कि एग्जीक्यूशन अर्थात क्रियान्वयन है, इसमें सारे छात्र समूह जो बनाए हुए हैं वो अपने अपने काम में लग जाते हैं और जो कार्य उनको दिया जाता है उसको वो पूरा करने का प्रयास करते हैं। अलग और अंतिम इसका चरण है मूल्यांकन। अब जो कार्य ग्रुप्स में दिए गए उन कार्यों को वो ग्रुप कितना प्राप्त करने में सफल हुए, इस बात का मूल्यांकन इसमें किया जाता है। यहाँ पर विद्यार्थियों के साथ मिलकर शिक्षक ये बताता है कि हमारे जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे उनकी प्राप्ति किस सीमा तक हो पाई है। अगर उन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है या कुछ कम लेवल तक हो पाई है तो हम पुनः अपने प्रोजेक्ट में संशोधन करते हैं और वापस से कार्य विद्यार्थियों से करवाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर भी छात्र स्वयं कार्य करते हैं। इसमें विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, साथ मिलकर कार्य करने की क्षमता, इस प्रकार की अनेक क्षमताओं का उनमें विकास होता है। प्रोजेक्ट अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। विद्यालय में कई प्रकार के प्रोजेक्ट बन सकते हैं, जैसे निर्माण संबंधी प्रोजेक्ट बन सकता है, निरीक्षण संबंधी प्रोजेक्ट हो सकते हैं, उपभोक्ता संबंधी परियोजनाएं हो सकती हैं, संग्रह संबंधी प्रोजेक्ट हो सकते हैं, पहचान संबंधी प्रोजेक्ट हो सकते हैं, शल्य कार्य संबंधी मेडिकल जो क्षेत्र है उससे संबंधित कुछ प्रोजेक्ट हो सकते हैं, या समस्यात्मक प्रायोजना भी कुछ हो सकती हैं, जैसे स्वास्थ्य में किस प्रकार से सुधार किया जाए, दूसरा आहार में किस प्रकार से सुधार किया जाए। इस प्रकार से अलग अलग प्रोजेक्ट विद्यार्थियों को दे दिए जाते हैं और हमें अपने स्तर पर एक शिक्षक का यह दायित्व होता है कि वो किसने अच्छे से विद्यार्थियों को प्रमोट कर पाता है या अभिप्रेरित कर पाता है कि विद्यार्थी स्वयं कार्य करने को प्रेरित हों, वो अलग अलग प्रोजेक्ट लेके आए कि हम इस पर कार्य करना चाहते हैं। कुछ छात्र अगर हमारे पास आते हैं कि हमें अपने विद्यालय को सजाना है, सुंदर डेकोरेट करना है, ये हमारा एक प्रयास है जिसको हम करना चाहते हैं, तो प्रमोट करना चाहिए शिक्षक को और उनसे पूछना चाहिए कि ये काम आप कैसे करेंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए विद्यार्थियों को शिक्षक द्वारा प्रेरित करते रहना चाहिए। अगली जो स्ट्रेटेजी है वो है ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटेजी। इसको हिंदी में कहते हैं मस्तिष्क विप्लव नीति। यह ऐसी शिक्षण नीति है जिसमें ऐसे साधन प्रयोग किए जाते हैं जो छात्रों के मस्तिष्क में ज्ञान प्राप्ति और चिंतन के प्रति हलचल मचा देते हैं। एम्फसिस ऑन द यूज ऑफ ब्रेन, अर्थात इस विधि में मस्तिष्क के उपयोग पर अधिक बल दिया जाता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों के समक्ष कुछ समस्याएं प्रस्तुत की जाती हैं कि विद्यार्थी अपना मौलिक चिंतन करते हैं और उस समस्या पर अपने अपने तरीके से सोचते विचारते हैं। हम देखते हैं कि आजकल पजल्स के रूप में, वर्ग पहेली के रूप में अनेक बातें विद्यार्थियों को सिखा दी जाती हैं और वो बच्चे अपने हिसाब से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो चिंतन होता है बच्चे का, वो मौलिक चिंतन होता है, परंपरागत चिंतन से हटकर। तो इस प्रकार की नीतियों का हमें प्रयोग करना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में प्रमोट्स क्रिएटिव थिंकिंग एंड ओरिजिनल थॉट्स इन द स्टूडेंट्स। इससे सृजनात्मक चिंतन और वास्तविक विचारों का विद्यार्थियों में विकास होता है। इसके अलावा ट्रेन द स्टूडेंट्स टू एनालाइज द प्रॉब्लम, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। विद्यार्थियों को इस प्रकार से ट्रेन करती है कि वो स्वयं समस्या का विश्लेषण कर सकें, संश्लेषण कर सकें और उसका मूल्यांकन भी कर सकें। शिक्षक सभी विचारों को इसमें श्यामपट्ट पर लिखता जाता है। जैसे ही कोई समस्या छात्रों को दी, विद्यार्थी उस समस्या पर मौलिक चिंतन करेंगे और शिक्षक को उसका संभावित हल बताने का प्रयास करेंगे। शिक्षक उन विचारों को सुनेगा और जैसे जैसे विचार आते जाएंगे उनको श्यामपट्ट पर लिखता जाता है। वाद विवाद, वार्तालाप और चिंतन करते करते एक ऐसा बिंदु या अवस्था आ जाती है कि छात्र एकदम उस समस्या के हल तक पहुंच जाते हैं। यह नीति छात्रों में चिंतन विकसित करती है और उन्हें समस्या के विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती है। यह शिक्षण की सृजनात्मक शिक्षण नीति है और मौलिक विचारों को इससे बढ़ावा मिलता है। हमें एक शिक्षक होने के नाते विद्यार्थियों को जब हम कक्षा में पढ़ा रहे हों तो इस नीति का प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो परंपरागत नीतियां हैं उनमें विद्यार्थियों में क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप नहीं होती। जो पुराना कुछ है वो उसको पढ़ते हैं और रटने का प्रयास करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपना दिमाग वो अधिक नहीं लगाते। तो इसका नाम ही है ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रेटेजी। यहाँ पर मस्तिष्क विप्लव, मस्तिष्क पर ज्यादा बल दिया जाता है, मस्तिष्क में ज्यादा सोचने पर प्रयास किया जाता है और जितना अधिक चिंतन करेंगे उतना विद्यार्थियों के लिए अच्छा होता है और वो उनका मौलिक चिंतन समस्याओं के समाधान खोजता है और आगे ऐसे बच्चे निश्चित रूप से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो पाते हैं। अगली हमारी शिक्षण नीति है ग्रुप
डिस्कशन स्ट्रेटजी। नाम से ही पता चल रहा है, इसको बोलते हैं समूह परिचर्चा, समूह परिचर्चा नीति। इसमें एक व्यक्तियों का ग्रुप होता है जिसमें उनकी संख्या 10 से 15 तक हो सकती है। ग्रुप डिस्कशन में एक लीडर होता है और इसके अलावा बाकी सारे जो सदस्य होते हैं वो किसी एक विषय पर चर्चा परिचर्चा करते हैं। इस परिचर्चा के उद्देश्यों को बताने का कार्य और उस परिचर्चा पर नियंत्रण करने का कार्य वो लीडर करता है जो इस परिचर्चा को करवा रहा है। यहाँ पर एकदम अनौपचारिक वातावरण में प्रत्येक सदस्य उस समस्या से संबंधित अपने विचारों को खुले रूप से सबके समक्ष रखता है और इस प्रकार से जब सामूहिक रूप से किसी समस्या पर चिंतन मनन किया जाता है तो वो समस्या ज्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व की जा सकती है। यह ऐसी शिक्षण नीति है जिसमें ऐसे साधनों पर बल दिया जाता है जिससे सभी जो ग्रुप के मेंबर हैं वो इस पर अपना मौलिक चिंतन करें और उस समस्या से संबंधित अपने विचार एकदम स्वतंत्र रूप से व्यक्त करें। जॉकम एंड सिम्पसन जो एक विद्वान है, इन्होंने इसके लिए क्या कहा है, परिचर्चा वार्तालाप का एक विशिष्ट रूप है। इसमें सामान्य वार्तालाप की अपेक्षा अधिक विस्तृत एवं विवेक युक्त विचारों का आदान प्रदान होता है। सामान्यतः इसमें महत्वपूर्ण विचारों और समस्याओं को सम्मिलित किया जाता है। ऐसा योकम और सिम्पसन का मानना है ग्रुप डिस्कशन मेथड के बारे में। इस मेथड में अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो आमतौर पर इसके दो प्रकार आपको नजर आ रहे हैं। डिस्कशन फॉर स्मॉल ग्रुप, छोटे समूह के लिए परिचर्चा, और दूसरा है डिस्कशन फॉर लार्ज ग्रुप, एक बड़े समूह के लिए परिचर्चा। छोटे समूह के लिए जो परिचर्चा होती है इसमें जो ग्रुप होता है वो छोटा होता है। दो प्रकार से हो सकता है। राउंड टेबल डिस्कशन, राउंड टेबल डिस्कशन में क्या होता है कि ये जो ग्रुप होता है वो छोटा ग्रुप एक टेबल पर चारों तरफ बैठ जाता है और किसी केस या समस्या पर वो लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं और उसका हल निकालने का प्रयास करते हैं। मान लो व्यक्तिगत समायोजन की किसी की समस्या है या कोई और समस्या है जिस पर वो लोग विचार विमर्श करते हैं और उसका हल निकालने का प्रयास करते हैं। दूसरा है सिंपोजियम। सिंपोजियम में जो विशिष्ट ग्रुप होता है उसमें सारे सदस्य उस जो प्रॉब्लम है उस पर चर्चा ना करके एक विशिष्ट विद्वानों का या विशेषज्ञों का समूह वर्ग होता है। अर्थात यहाँ पर 2 या 3 ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर समस्या से संबंधित होते हैं, अर्थात उनका वो फील्ड होता है जिस टॉपिक को सिलेक्ट किया गया है। अब वो विशेषज्ञ अपने अपने विचार क्रमबद्ध रूप से उस समस्या पर प्रस्तुत करते हैं और जो ग्रुप के अन्य सदस्य होते हैं उनको अनुभवी व्यक्तियों के विचारों को सुनने, समझने और अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने का अवसर मिलता है। इसमें शिक्षक छात्र और छात्र छात्र दोनों को आपस में डिस्कशन की स्वतंत्रता दी जाती है। दूसरा है डिस्कशन फॉर लार्ज ग्रुप। बड़े समूह के लिए जो समूह परिचर्चा होती है उसके 3 रूप हो सकते हैं। पहला है लेक्चर फॉर्म, व्याख्यान के रूप में, दूसरा है डिबेट फॉर्म, वाद विवाद के रूप में, और तीसरा ब्रेनस्टॉर्मिंग जिस पर अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था, मस्तिष्क विप्लव। तो पहला जो है आपका लेक्चर मेथड, इसमें जो विशेषज्ञ होते हैं वो एक व्याख्यान के रूप में अपनी बात को पूरे बड़े ग्रुप के सामने प्रस्तुत करते हैं। वो समूह के जितने भी सदस्य हैं उनको सुनते हैं, समझते हैं और यदि उस प्रकरण से संबंधित उनकी कोई राय है तो वो देते हैं। यदि उन्होंने कुछ प्रश्न पूछना है तो वो उससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं और इस प्रकार से उस समस्या से संबंधित समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। दूसरा है डिबेट फॉर्म, वाद विवाद। इसमें जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो विवादास्पद है उस पर चर्चा की जाती है। यहाँ पर 2 ग्रुप बनते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, उनके 2 ग्रुप बन जाते हैं। एक उस समस्या के पक्ष में बोलता है, दूसरा उसके प्रतिपक्ष या विपक्ष में बोलता है और इन दोनों के बातों को सुनने का या संचालित करने का कार्य एक विशिष्ट व्यक्ति करता है जिसे संचालक कह सकते हैं। वो दोनों ही पक्षों को, जिसमें एक पक्ष है और दूसरा विपक्ष है, उनको बोलने के समान अवसर प्रदान करता है। साथ में जो व्यक्ति इस डिस्कशन को सुन रहे होते हैं या ग्रुप के अन्य सदस्य जो इस पक्ष और विपक्ष की बहस को सुन रहे होते हैं उनको भी स्वतंत्रता होती है कि वो दोनों से प्रश्न पूछ सकते हैं और उनको अगर कोई बात बतानी है तो वो दोनों से ग्रुप से बात कर सकते हैं। जब डिबेट पूरा हो जाता है तब जो संचालक होता है वो उस डिबेट के निष्कर्ष को
सब पूरे समूह के समक्ष प्रस्तुत करता है और इस प्रकार से किसी विशिष्ट हल पर पहुंचा जाता है। जैसे अगर बात करें कि विद्यार्थियों में या छोटे बच्चों में आजकल आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो अगर हम इस बात पर एक वाद विवाद करवाएं कि विद्यार्थियों में या बच्चों में आपराधिक प्रवृत्ति के बढ़ने में टीवी कार्यक्रमों का योगदान, तो इस पर दोनों पक्ष अपना विचार विमर्श रखेंगे, कोई पक्ष में बोलेगा, कोई विपक्ष में बोलेगा, और फाइनली जो संचालक होगा वो दोनों के निष्कर्षों को प्रस्तुत करते हुए इस समस्या का अपना निदान रखेगा। अगला है कंपोनेंट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। जो सामूहिक पर चर्चा होती है उसके घटक दो प्रकार के हो सकते हैं, एक ह्यूमन फैक्टर मानवीय घटक, दूसरा फिजिकल यानी भौतिक घटक। मानवीय घटक में एक लीडर होता है, दूसरे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। लीडर यहाँ पर कक्षा कक्ष में कौन होता है? शिक्षक ही होगा, और दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो विद्यार्थी होते हैं जिनके लिए उस सामूहिक परिचर्चा का आयोजन किया गया है। इसी प्रकार से जो फिजिकल फैक्टर हैं उनमें वो समस्या होती है जिसका चयन उस परिचर्चा के लिए किया गया है और ये विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, रुचियों आदि को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। साथ में रिक्वायर्ड मटेरियल, आवश्यक साधन सामग्री जो भी चाहिए होती है, चाहे वो श्रव्य सामग्री है, दृश्य सामग्री है या कोई अन्य उपकरण है, इसकी जो रिक्वायरमेंट हो उसको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप डिस्कशन। इसका किस प्रकार से संगठन किया जाए, किस प्रकार से हमें ग्रुप डिस्कशन को ऑर्गेनाइज करना है। इसके 3 चरण होते हैं, नजर आते हैं आपको। पहला है प्लानिंग, दूसरा है एग्जीक्यूशन और तीसरा है क्लोजिंग एंड वैल्यूएशन। प्लानिंग में पूरा योगदान होता है उस लीडर का जो इसका निर्धारित करता है। यहाँ लीडर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो सबसे पहले ये निर्धारित करे कि किस प्रकरण पर सामूहिक चर्चा करवानी है। इसके अलावा उसको स्थान, समय, तिथि का निर्धारित करना होता है। बैठक व्यवस्था का उसको इसमें निर्धारण करना होता है कि कहाँ कब इस डिस्कशन को आयोजित करना है। जहाँ जो बैठक व्यवस्था है वो इस प्रकार की हो कि सारे विद्यार्थी आराम से बैठ सकें और सबको जो एक्सपर्ट्स हैं वो नजर आ सकें। इस प्रकार से यहाँ पर पूरी तरह से प्लानिंग की जाती है कि हमको ये किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करना है। दूसरा एग्जीक्यूशन, इसको जब पूरा प्लान हो चुका होता है तब इसका स्टार्ट किया जाता है, सामूहिक परिचर्चा को प्रारंभ किया जाता है। और सामूहिक परिचर्चा में जो लीडर होता है उसका बहुत रोल होता है। वो ये देखता है कि परिचर्चा को किस प्रकार से उसे आगे बढ़ाना है, किस प्रकार से बीच में यदि परिचर्चा अपने उद्देश्य से भटक रही है तो कैसे उसको वापस उस मोड़ पर लाना है जो उसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इस एग्जीक्यूशन में वो खुद बहुत कम बोलता है, प्रश्नों के उत्तर बहुत कम देता है और समूह के उन सदस्यों को अधिक प्रेरित करता है जो निष्क्रिय होते हैं, अर्थात जो डिस्कशन में भाग नहीं ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो चर्चा होती है वो नेता केंद्रित ना होकर समस्या केंद्रित होती है, अर्थात ये प्रयास भी किया जाता है कि वो समस्या केंद्रित ही रहे। और अंत में क्लोजिंग एंड एवेल्युएशन, इसमें जो चर्चा कर रहा ग्रुप होता है उसके विभिन्न विचार आ चुके होते हैं। जो लीडर होता है वो विभिन्न विचारों को समाप्त करके प्रस्तुत करता है और फिर फाइनली ये देखा जाता है कि जिस उद्देश्य को लेकर इस सामूहिक परिचर्चा का आयोजन किया गया था वो कहां तक प्राप्त हुए या उनमें कुछ कमियां रही, इसका निर्धारण किया जाता है मूल्यांकन के आधार पर। और अगर उसमें कुछ कमियां रही हैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन को पुनः सुधारा जाता है, प्लानिंग में कुछ चेंजेस किए जाते हैं और वापस से फिर अगली बार परिचर्चा का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रकार से ग्रुप डिस्कशन एक बहुत अच्छा मेथड है समस्या के समाधान का, विद्यार्थियों को नया ज्ञान प्रदान करने का। अगला आपकी टीचिंग स्ट्रेटेजी है पैनल डिस्कशन स्ट्रेटेजी। पैनल डिस्कशन स्ट्रेटेजी जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर एक विशिष्ट पैनल होता है। पैनल अर्थात ग्रुप ऑफ पर्सन, 2 या 3 या 4 ऐसे एक्सपर्ट्स लोगों का एक ग्रुप होता है जिसके द्वारा इस पूरे डिस्कशन को संचालित किया जाता है। पैनल डिस्कशन वर्ड इज यूज्ड बाय हैरी ए ओवरस्ट्रीट। सबसे पहले इस शब्द का यूज करने वाले थे हैरी ए ओवरस्ट्रीट। पैनल डिस्कशन जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है स्पेसिफिक स्मॉल ग्रुप, छोटा विशिष्ट समूह जिसमें 2, 3 अर्थात 4 व्यक्तियों का समूह होता है जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक शिक्षक अपने विषय से संबंधित समस्त प्रकरणों का पूरी तरह से नवीन ज्ञान
विद्यार्थियों को प्रदान शायद नहीं कर सकता। इसके लिए अगर उन प्रकरण से संबंधित अलग अलग एक्सपर्ट को, जो उस नॉलेज को रखते हैं, उनको बुलाकर विद्यार्थियों के सामने उस ज्ञान को प्रस्तुत किया जाए तो शायद उनको ज्यादा बेनिफिट होगा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस विधि को विकसित किया गया है। पैनल डिस्कशन, जैसा कि कार्टराइट कहते हैं, पैनल चर्चा विचार विमर्श की एक आधुनिक विधि है जिसमें चर्चा का नियंत्रण विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा किया जाता है। स्ट्रक इसके बारे में कहते हैं, पैनल चर्चा में 4 से 8 व्यक्तियों का समूह किसी समस्या पर आपसी विचार विमर्श करता है। यह चर्चा किसी जन समूह या कक्षा के विद्यार्थियों के समक्ष की जाती है। यहाँ पर इन्होंने 2 शब्द यूज किए हैं, या तो जन समूह के समक्ष या कक्षा में विद्यार्थियों के समक्ष, और इसी आधार पर इसके पैनल डिस्कशन के जो रूप हैं वो 2 होते हैं। पहला है पब्लिक पैनल डिस्कशन और दूसरा है एजुकेशनल पैनल डिस्कशन। अर्थात पब्लिक पैनल डिस्कशन जो है सार्वजनिक पैनल चर्चा, इसमें ऐसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है जो जन सामान्य की रुचि के होते हैं। चर्चा आमतौर पर इसमें रेडियो, टीवी आदि जन संचार के माध्यमों से की जाती है और इसमें कोई एक विशिष्ट वर्ग नहीं होता। इसमें अलग आयु, अलग वर्ग, अलग प्रोफेशंस का जो एक समूह होता है वो इसमें इंटरेस्टेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर चर्चा है वो आमतौर पर एक जन समूह से संबंधित चर्चा है। हम आमतौर पर टीवी चैनलों पर जो समाचार चैनल होते हैं उनमें रोजाना किसी अलग अलग जन सामाजिक विषय पर चर्चा होते हुए देखते हैं। वहां पर एक पैनल बैठता है, एक्सपर्ट्स का पैनल, और वो उस समस्या पर अपने विचार रखता है, चाहे वो महंगाई की समस्या हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की समस्या हो, या बजट हमारा प्रस्तुत किया जाता है उस संबंध से संबंधित कोई समस्या हो। तो इस प्रकार के डिस्कशन जो किए जाते हैं जो जन सामान्य की रुचि के हों वो पब्लिक पैनल डिस्कशन में किए जाते हैं। दूसरा है एजुकेशनल पैनल डिस्कशन। यहाँ पर जो डिस्कशन होता है वो शैक्षिक होता है, अर्थात विद्यार्थियों की समस्याओं पर शिक्षक विचार करते हैं। अलग अलग शिक्षकों का समूह हो सकता है जो इन विद्यार्थियों की समस्याओं पर विचार करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ पैनल डिस्कशंस की बात करें, पैनल डिस्कशन के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिनलिटी एंड रियलिटी, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न सिस्टम, एक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी और प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। अगर पैनल डिस्कशन का हमें सफल आयोजन करना है तो इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगे तो जो पैनल डिस्कशन के उद्देश्य हमने निर्धारित किए हैं उनको हम सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें पार्टिसिपेंट्स ऑफ पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन में जो सहभागी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला है इंस्ट्रक्टर अर्थात अनुदेशक, दूसरा है चेयरमैन अध्यक्ष, तीसरा ग्रुप ऑफ स्पेशलिस्ट विशेषज्ञों का समूह, और अंतिम स्टूडेंट्स। इसमें जो इंस्ट्रक्टर होता है वो इस पूरे पैनल डिस्कशन की प्लानिंग करता है, कब, किस विषय पर, किस प्रकार से, किन लोगों के द्वारा इस डिस्कशन को आयोजित किया जाना है, कौन कौन सी शिक्षण सामग्री होगी, क्या होगा, ये सारा डिसीजन जो करता है वो इंस्ट्रक्टर या अनुदेशक करता है। चेयरमैन जो होता है इसकी नियुक्ति भी इंस्ट्रक्टर के द्वारा ही की जाती है और इस चेयरमैन का ये दायित्व होता है कि वो इस पैनल डिस्कशन की अध्यक्षता करे, उसके उद्देश्यों को प्रस्तुत करे, जो भी स्पेशलिस्ट अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं उनका संक्षिप्त रूप अंत में प्रस्तुत करे, और अगर कहीं उद्देश्य से भटकाव हो रहा है तो उसका भी ध्यान रखते हुए उस चर्चा को जो प्रकरण है, जो उद्देश्य है, उस तक सीमित रखे। और अंतिम इसके जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो हैं स्टूडेंट्स, जिनके लिए इस पैनल डिस्कशन का आयोजन किया जाना है। अगला है स्टेप्स ऑफ पैनल डिस्कशन। इसमें 3 स्टेप संचालित किए जाते हैं। सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, दूसरा इसका क्रियान्वयन करते हैं और तीसरा इसकी समाप्ति होती है। प्लानिंग में प्लानिंग करने का जो प्रमुख कार्य है वो इंस्ट्रक्टर का ही होता है। जैसे मैंने अभी बताया, पैनल डिस्कशन कब किया जाएगा, किस विषय पर हमें इस डिस्कशन को करना है, कौन कौन से विशेषज्ञों को बुलाना है, उन विशेषज्ञों से मिल बैठकर किस प्रकार से इस पूरे प्रारूप को निर्मित करना है, ये सारा काम इस प्लानिंग में किया जाता है और इसको प्लानिंग पूरा करता है इंस्ट्रक्टर। दूसरा इसका एग्जीक्यूशन है। जब पैनल चर्चा प्रारंभ हो रही होती है तो उसमें सबसे पहले अध्यक्ष उस पैनल चर्चा के उद्देश्यों को, उसकी प्रासंगिकता को संक्षेप में प्रस्तुत करता है और इसके बाद जो विशेषज्ञ होते हैं वो उस पर अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं और जो ग्रुप होते हैं
जिसके लिए इसको आयोजित किया गया है वो सुनते हैं, समझते हैं और अंत में इसमें उन समूह के सदस्यों को अपनी शंकाओं के समाधान का अवसर दिया जाता है और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। अगर उनकी कुछ जिज्ञासाएं हैं तो वो उनको शांत करने का प्रयास करते हैं और अंत में जब चर्चा हो चुकी होती है तो सबको कहा जाता है, जो समूह के सदस्य होते हैं, कि वो प्रश्न करें। अगर उनकी कोई जिज्ञासाएं हैं तो वो पूछें और जिज्ञासाओं के उत्तर प्राप्त होने के बाद बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो अध्यक्ष होता है वो उन विशेषज्ञों की बातों को निष्कर्ष रूप में प्रस्तुत करता है और जिस उद्देश्य से पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया था उसका एवोल्यूशन भी किया जाता है कि क्या उस पैनल डिस्कशन के उद्देश्यों को हम प्राप्त कर पाए हैं या किस स्तर तक प्राप्त कर पाए हैं। तो पैनल डिस्कशन और इससे पहले जो हमने डिस्कस किया ग्रुप डिस्कशन, उसमें थोड़ा सा अंतर है। ग्रुप डिस्कशन में समूह के सभी सदस्यों को बराबर रूप से अपने विचार व्यक्त करने का अवसर होता है, लेकिन यहाँ पर जो एक स्पेशल पैनल हमने गठित किया है, छोटा सा लघु समूह गठित किया है, पर वो ही पूरे डिस्कशन को संचालित और नियंत्रित करते हैं।